जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर बिग अपडेट। एबीवीपी की जीत है। जी हां, बड़ी खबर मिल रही है। जेएनयू में जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं उसमें एबीवीपी की जीत नजर आ रही है। 42 में से 23 काउंसलर पदों पर विजय हासिल कर लिया है एबीवीपी ने। आपको बता दें कि एबीवीपी ने ऐतिहासिक परचम लहराया है, तिरंगा लहरा दिया, एक तरीके से जीत का परचम लहरा दिया है। वामपंथ के गढ़ में सेंध लगाई एबीवीपी ने, ये बड़ी खबर। और 25 साल बाद सोशल साइंस में 2 सीटों पर एबीवीपी को जीत हासिल हुई। जेएनयू केंद्रीय पैनल की 4 सीटों पर एबीवीपी को बढ़त भी बरकरार है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बड़ी सेंधमारी जेएनयू छात्र संघ चुनाव में नजर आ रही है, वामपंथ के गढ़ में खास करके, क्योंकि उन्हीं का लगातार कब्जा रहा है। और यहाँ इस बार जो नतीजे आ रहे हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो किला ढहने वाला है। यानी जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत, 42 में से 23 काउंसलर पदों पर विजय हासिल है एबीवीपी को, और ये बढ़त बरकरार है। जी मीडिया संवाददाता मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे। मुकेश, बहुत दिलचस्प मोड़ तक नतीजों का, रुझानों का ये दौर पहुंचा जेएनयू छात्र संघ चुनाव का। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेएनयू के चुनाव में इस बार जो नतीजे जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है। क्योंकि वामपंथ के किले में सेंध लगा दिया है एबीवीपी ने। लगभग 43 सीटों में से 42 सीटों में से 23 सीटों पे, काउंसलर के सीटों पर एबीवीपी की जीत दर्ज कर ली है। वहीं पे चारों सेंट्रल पैनल के जो सीट है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव, चारों सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बार का ये लगता है कि जो वामपंथ का जो किला था वो ढह जाएगा और एबीवीपी का पताका निश्चित रूप से लहराएगा। यानी कि केवल स्कूल, कॉलेज फी, यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं और प्रोटेस्ट, इन सब से आगे निकल करके देश हित का भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बना इस बार छात्रों के बीच, जो कि एबीवीपी लेकर आई। जी बिल्कुल ये मुद्दा तो था ही। और इस बार चूंकि हम पहले भी ये चीज बता चुके, दर्शकों को बता चुके हैं कि इस बार जेएनयू में वामपंथ जो लेफ्ट यूनिटी जो था, पहले एक साथ चुनाव लड़ती थी। इस बार जो है वो लेफ्ट यूनिटी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका फायदा निश्चित रूप से पहले से ये तय था कि एबीवीपी को मिलेगा। और वो रिजल्ट में वो दिख रहा है कि लेफ्ट यूनिटी जो है बंट जाने के कारण एबीवीपी को इसका फायदा मिला है। और ये रिजल्ट भी काउंसलर के सीटों में भी देखा गया है। और निश्चित रूप से ये चारों सेंट्रल पैनल की जो सीटें हैं उस पर भी देखने को मिलेगी। तो मुकेश, क्या इसको हम जो सेंटर के बड़े मुद्दे थे उसके आधार पर भी देख सकते हैं? कुछ इन्फ्लुएंस नजर आया है इस चुनाव में? जैसे मान लीजिए वक्फ संशोधन बिल का मसला था, अभी ये पहलगाम में आतंकी हमले का मसला हो गया। आई थिंक प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई थी, मुझे जहां तक, शायद अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल चूंकि प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपने भी देखा होगा कि वहां पर केवल जेएनयू के मुद्दे नहीं, वहां पर देश से लेके और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हर मुद्दे वहां पे उठते हैं। वहां पे फिलीपींस के भी झंडे लहराए गए थे, इजराइल के भी झंडे लहराए गए थे। ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उस पे भी, हालांकि सारी पार्टियों ने उसके लिए दुख व्यक्त किया था, लेकिन इसका असर भी निश्चित रूप से जेएनयू के चुनाव पर देखने को मिल रहा है और वो नतीजों में भी नजर आ रहा है। जी। और दोनों पक्षों के बीच खास करके मुकाबला जहां नजर आया है, क्या रुख नजर आ रहा है दोनों संघों का, सदस्यों का, उनके? अभी फिलहाल जो है ये काउंसलर की सीटों का तो नतीजे सभी के आ गए। अब सेंट्रल पैनल की गिनती जारी है, जिसमें एबीवीपी बढ़त बढ़ाए हुए है। लेकिन फिर भी अभी भी लेफ्ट यूनिटी को आशा है कि लास्ट आखिरी समय में बहुत उलटफेर हो सकता है और लेफ्ट यूनिटी जीत सकती है। अब देखना होगा कि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब क्या नतीजे आते हैं। जी, अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा बिल्कुल क्लियर पिक्चर के लिए? क्लियर पिक्चर के लिए संभावना है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और इस वक्त हमारे पास हमारे साथ जो है जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसिडेंट राजेश्वर जी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। पूरी तरह से दे दे गुलदस्तों वाला, या थोड़ा सा इंतजार कर लें अभी? जी बहुत धन्यवाद जी। बधाइयां तो हमारी आनी शुरू ही हो गई हैं। 23 काउंसलर, 46 काउंसलर में से 23 काउंसलर जीतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और हम उन 2 स्कूल्स में जो डिपार्टमेंट्स जो बोलते हैं
उन 2 स्कूल्स में 25 सालों बाद 2 काउंसलर जीत के आए हैं। हमने लेफ्ट का सफाया किया है, जो वोट शेयर कम किए हैं, तो शायद गुलदस्ते आपको भेज देने चाहिए, बधाई आपको भेज देनी चाहिए। चलिए, मौखिक तौर पर तो आपको गुलदस्ता मुबारक हो। नंबर से लीड कर रहे हैं और कोई भी लेफ्ट के पास स्कोप नहीं है कि वो हमारी लीड को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो सीधे तौर पर हम 4 सीटें सेंट्रल पैनल में भी जीत के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो फूलों का गुलदस्ता है ये बड़ी चुनौती के रूप में खिल रहा है आपके सामने? क्योंकि आपने भी बताया कि किस वैक्यूम के बाद ये वापसी हुई है। इतिहास जरूर है, लेकिन इतिहास आपसे आगे सवाल भी बहुत पूछेगा, आपसे उम्मीदें भी बहुत करेगा वर्तमान में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सच बताऊं सिर्फ इतिहास में नहीं, ऐतिहासिक जो अपना कार्यकाल होगा उसमें विश्वास करेगा। इसके पहले भी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनियन में जीतकर आया है, कुछ समय के लिए ही आया है, उसने एक ऐतिहासिक कार्यकाल जेएनयू को दिया है। और मुझे लगता है इस समय पे जब देश में भी एक राष्ट्रवादी आवाज है, तो जेएनयू जैसे कैंपस में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ऐसे जेएनयू कैंपस को स्वच्छ, सुंदर, मुझे लग रहा है कि बनाना सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर सकती है। और सच में ये हमारे लिए चुनौती है। हमारे लिए चुनौती ये है कि जिस जेएनयू को जिस तरीके से वामपंथियों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सुनिश्चित करेगी कि जेएनयू अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, अपने राष्ट्रवादी स्वर के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाए। अच्छा राजेश्वर जी, बहुत इंपॉर्टेंट था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सब्जेक्ट इस बार जो डिबेट हुई थी, तो आपको लग रहा है कि शायद वहां से ज्यादा वोटिंग को लेकर के परसेप्शन और स्ट्रांगली क्रिएट हुआ आपकी तरफ? जी, एक्चुअली वो एक प्रमुख कारण था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक दिन का कारण नहीं है। पिछले 7, 8, 9 सालों से ये जो मैं कहूँ खोखली हो चुकी मानसिकता, खोखली हो चुकी आइडियोलॉजी है ना, उसने भी बिल्कुल अपना पूरा रोल प्ले किया है। वो बार बार देश विदेश के इधर उधर के मुद्दों पर छात्रों को भटकाकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी ये दोबारा इस बार छात्र कह रहे थे कि जब आप जेएनयू के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जेएनयू के छात्रों के हितों पर लड़ रहे हैं, तो आपको जेएनयू के मुद्दों को डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन बार बार लेफ्ट अलायंस ने, ग्रेटर लेफ्ट अलायंस ने, तमाम जो लेफ्ट अलायंस अलग अलग तरीके की बनी है, उन्होंने इधर उधर की बातें की, वो भी बहुत सिलेक्टिव। उन्होंने गाजा की बात की, फिलिस्तीन की बात की, हमास की बात की, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार की बात नहीं की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अगर राष्ट्रीय मुद्दों में कश्मीर, मुर्शिदाबाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में बांग्लादेश, तो फिलिस्तीन की बातें की, तो विद्यार्थी परिषद ने बिल्कुल ही बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेसिडेंशियल डिबेट में न सिर्फ छात्रों के मुद्दों को बल्कि राष्ट्र हितों के मुद्दों को आगे रखा। बेसिक इशूज जो एक यूनिवर्सिटी के तौर पर, अलग अलग कॉलेजों के तौर पर जो होते हैं, उसको कितना फोकस पर रखेगी एबीवीपी? क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंशियल चीज़ें तो आपने ठीक है बताया कि बड़े बड़े मुद्दों पर एक माहौल बनता है, परसेप्शन क्रिएट होता है, लेकिन मूल रूप से तो वही यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो ज़रूरतें हैं उस पर भी ध्यान होना चाहिए। वो कितना गंभीर? 100%। मैं आपको बता दूं, 2015 में एक बार ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट जीत कर आए थे। जेएनयू दिल्ली के दिल में बसा हुआ एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि 2015 तक जेएनयू के कैंपसेस में, हॉस्टल्स में वाईफाई की सुविधा नहीं थी, रोडें टूटी हुई थी, हॉस्टल्स के लिए स्टूडेंट दर दर भटकते थे, डॉर्मेटरीज और दूसरों के रूम में ऐसे भर भर के रहने के लिए मजबूर थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2012 में बस एक बार इतने सालों के बाद जीत के आता है। तो मैं बताऊं, छात्रों की मूलभूत सुविधा की आप बात कर रहे हैं, वाईफाई लेकर आता है, सड़कें बनवाता है, और एक नया हॉस्टल, बराक हॉस्टल, जिसका इनॉग्रेशन जस्ट आज के 10 दिन पहले हुआ, उसके लिए मैं खुद तकरीबन 87-88 दिनों के हड़ताल पे था। मैंने खुद अपने चप्पल त्यागे थे। वो हॉस्टल ना सिर्फ बनवाने का, लेकिन खुलवाने का और स्टूडेंट्स को अलॉट कराना इंश्योर किया। तो बिल्कुल ही छात्रों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद लड़ा है और लड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एबीवीपी की सीनियर इकाई को लेकर के कि कितना योगदान या कितना मार्गदर्शन रहा जिस वजह से भी ये वैक्यूम खत्म करने में मदद मिल पाई? 100%। मतलब मैं जो हमारे सीनियर, जो हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं ने अपने एकेडमिक बलिदान दिए, FIR झेले, फर्जी फाइन झेले, अपने आप को, मतलब मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद करने की वजह से यहाँ की फैकल्टीज के द्वारा प्रताड़ना, एक्सप्लॉयटेशन है, अपनी PhD निरस्त करवाई। ऐसे लोगों का पूर्णतः योगदान रहा है। शायद उन्हीं लोगों के आशीर्वादों से, उन्हीं लोगों की मेहनतों से जो फसल, जो बीज उन्होंने बोया था, वो ना सिर्फ एक मैं बताऊं पौधा, बल्कि एक बड़ा विशाल पेड़ का रूप ले चुका है। और ये वही पेड़ है जो विद्यार्थी परिषद जेएनयू को एक फल के रूप में खिलाएगा। अब ये समझूं आपसे, अगर राजेश्वर की दिल्ली गवर्नेंस के हिसाब, सेंट्रल गवर्नेंस के हिसाब से
क्या आपको आगे जेएनयू के विकास में मदद की उम्मीद, या क्या आपकी उम्मीद के जरिए जो फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को यहाँ पर, वो कितना प्रबल नज़र आता है? मुझे खैर इस चीज़ को लेकर सच में मैं आश्वस्त हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जेएनयू को अच्छी खासी मदद मिलेगी। और मैं फिर भी बता दूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहता, अपने कार्य पर निर्भर रहता है। इस चीज में हम सक्षम है कि सरकार कोई भी हो, हम यहाँ पे छात्रों के मुद्दों की बात होगी उसके लिए लड़ेंगे और कहीं से भी कुछ भी कर लेके आएंगे। लेकिन बिल्कुल क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो छात्रों के हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए और मेरे ख्याल से रिसर्च के डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है, तो मुझे लगता है कि आगामी जो हमारा यूनियन का सत्र होगा वो और बेहतर तरीके से और स्मूथली चल सकेगा और हम जेएनयू के लिए और बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। ठीक है, आपकी अपनी यूनिट से बातचीत भी हो रही होगी, अभी कुछ सीटों पर जो क्लियर होना बाकी है पिक्चर, अभी क्या आपको इनपुट मिल रहे हैं और बढ़त बेहतर, क्या कुछ सीटें मिस करेंगे, क्या ऐसा लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। मैं भी जस्ट अभी जो हमारी 12 घंटे की काउंटिंग चली, मैं खुद साइंस स्कूल की काउंटिंग से काउंटिंग करके बस 15-20 मिनट पहले बाहर आ रहा हूँ। और चूंकि मैं अपनी यूनिट से, अपनी इकाई से, हमारी पूरी इकाई साथ में ही है, जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। हर स्कूल में, हर डिपार्टमेंट्स में, हर स्पेशल सेंटर्स में हम बढ़त हैं। ये पहला ऐसा बार है कि विद्यार्थी परिषद हर स्कूल में, वहां पर जो वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था, उन गढ़ों में विद्यार्थी परिषद लीड कर रही है और सिर्फ और सिर्फ अपने काम और विचार की वजह से। क्या ऐसी बड़ी बातें रही जहां आपने काम किया और वामपंथ के गढ़ को भेद दिया? जी, छात्रों के बीच में सच बताऊं तो 24 घंटे उपस्थित रहना, छात्रों की सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना। मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं इस बार इलेक्शन मेरा खारिज हुआ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्ट की साजिश की वजह से। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं छात्रों की आवाज को लेकर लड़ रहा था। मैं डीओएस पर लड़ रहा था, हॉस्टल्स के लिए लड़ रहा था, पानी के लिए लड़ रहा था, एमसीएम के लिए लड़ रहा था, स्कॉलरशिप्स के लिए लड़ रहा था। तो विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता, कम से कम ऐसे 20 कार्यकर्ताओं पर फाइन्स लगे हैं, 20 कार्यकर्ताओं को मैं बताऊं इवन एकेडमिक सस्पेंशन झेलना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो छात्रों के हितों के लिए लड़ रहे थे। तो ये प्रमुख कारण रहा है। छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के स्ट्रगल को देखा है, हमारे स्ट्रगल को देखा है कि हम प्रशासन या किसी सरकार या किसी दबाव में आकर काम करने वाले नहीं है। अगर वहां पे छात्रों के मुद्दों की बात होगी तो हम किसी भी स्थिति में जाकर लड़ने के लिए सक्षम है। अच्छा राजेश्वर, आपको लोग तो खैर आपस में बातचीत भी करते ही होंगे, जानकारी साझा। मैं थोड़ा सा रौनक खत्री वाला जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो डीयू को लेकर के उनकी गंभीरता ऐसी आई सामने कि थोड़ा सा विवाद भी बढ़ गया। क्या योगी राजेश्वर इस बात का ख्याल रखेंगे जेएनयू को लेकर के कि कोई ऐसे अग्रेशन वाली बात ना हो जिससे विवाद बढ़ जाए? जी, मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में एग्रेशन जैसी कोई जगह होती नहीं है। और जैसी आपने रौनक खत्री पे बात बोली, तो जिस तरीके की उनकी पार्टी है, जिस तरीके का उनका चलन है, उनसे कोई और अपेक्षाएं रखी भी नहीं जा सकती। जिस तरीके से उनके गुरु है वैसी दूसरी अपेक्षाएं नहीं रह सकती। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, थोड़ी सी रील बनाने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल भी कंडेमनेबल है। विद्यार्थी परिषद रील और फोटोबाजी और बाकी चीजों के लिए काम नहीं करता है, बिल्कुल ही। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हर एक, अगर विद्यार्थी परिषद जीत के आता है तो हर एक कार्यकर्ता अध्यक्ष है, हर एक कार्यकर्ता उपाध्यक्ष है, हर एक कार्यकर्ता जनरल सेक्रेटरी है, और वो उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी दायित्व के साथ काम करेगा। और मैं बताऊं कि बिल्कुल अब जेएनयू में या फिर इवन डीयू में किसी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से मिलेंगे, वो कितने भी बड़े दायित्वों पे हो, वो कभी भी आपको लगेगा ही नहीं कि उस अथॉरिटी के तरीके से आ रहा है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मूल जरूरतों का भी ख्याल रखेगी एबीपी, धर्म की बात होगी उसका भी ख्याल रखेगी, और बैलेंस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेगी, ये भरोसा? जी बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर, सावरकर के विचारों पर, मैं बताऊं औरबिंदो के विचारों पर, इस विचारों पर चलने वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। धर्म, नीति, ज्ञान, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए।